उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होगी वो होगी डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन नाम से पता है चल रहा है कि आपने जो भी कैलिब्रेशन परफॉर्म किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन हमने क्वालिटी एश्योरेंस से इशू कराया है तो उसको प्रॉपर वे में फिलअप करके उसमें सील साइन करके अगर आपका कैलिब्रेशन फेल भी हो गया है तो उसका रीज़न भी लिखना पड़ेगा आपको, और ये डॉक्यूमेंट आपको आपके किसको जमा कराना है, शिफ्ट इंचार्ज को कराना है। वो उस डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर के पास जाएगा, वो भी इस डॉक्यूमेंट को सील साइन करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद ये जनरल मैनेजर के पास जाएगा, वो भी इसको क्रॉस चेक करने के बाद फिर ये क्यूए में जाके जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन होता है। और ये डॉक्यूमेंट जो होता है जब क्यूए में जाता है और क्यूए के कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये HPLC नंबर 4, मान लीजिए अगर ये HPLC नंबर 4 का कैलिब्रेशन था तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट में HPLC नंबर 4 की फाइल होगी और उस फाइल में जाके ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो लग जाएगा। तो जब भी ऑडिटिंग कोई भी टीम ऑडिट करने के लिए आएगी और वो बोलेगी कि HPLC नंबर 4 की कैलिब्रेशन रिकॉर्ड दिखाइए, तो फिर वो फाइल वहाँ से निकाली जाएगी और ऑडिटिंग टीम को दिखाई जाएगी। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक फाइल होती है जो कि कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट के पास होती है और वहाँ पर उनके सारे कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स को उस फाइल के अंदर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और आखिरी स्टेप होती है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन एक सिंपल प्रोसेस होती है। जब कैलिब्रेशन परफॉर्म कर लिया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कई बार सीनियर्स के द्वारा इंस्ट्रूमेंट को एक बार चेक किया जाता है, प्रॉपर वे में क्रॉस चेक किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। अगर उनको कभी ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और कैलिब्रेशन के अंदर ये चीज़ पकड़ में नहीं आई थी, तो ये चीज़ वो फिर आगे बताते हैं, इंजीनियर्स को बुलाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को किस तरीके से स्पेसिफाइड करता है और किस तरीके से फॉलो करता है। इसका जवाब आपको ये देना है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का जो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो जितनी भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस है या रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको फॉलो करता है, चाहे वो USFDA हो गया, आपका CGMP, EMA, MHRA, ISO, इनके द्वारा जितनी भी गाइडलाइन को स्पेसिफाइड किया गया है इन सभी को इस डिपार्टमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ कैलिब्रेशन में यूज़ होने वाले जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी को सर्टिफाइड किया जाता है और उनके जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी इस डिपार्टमेंट में जमा होते हैं। यहाँ तक कि जितने भी कैलिब्रेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और अकॉर्डिंग टू गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के हिसाब से इन डॉक्यूमेंट्स को, इन रिकॉर्ड्स को इस डिपार्टमेंट कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर सेफ, सुरक्षित रखा जाता है। और प्रॉपर वे में इस तरीके से रखा जाता है कि पिछले 6 साल और 7 कम से कम पिछले 6 साल के रिकॉर्ड आपको हमेशा मिल जाएंगे। तो अगर कभी भी कोई ऑडिटिंग टीम इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट करने के लिए आती है और वो XYZ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़ी हो जाए और बोल दे कि इस इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन रिकॉर्ड मंगाओ, तो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट विद इन मिनट उस डॉक्यूमेंट को ऑडिटिंग टीम के सामने पेश कर देता है। इस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किया जाता है और इसी को एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है कि जब हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसका जवाब आपको यह देना है कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैलिब्रेशन के अंदर यूज होते हैं। वो है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन लॉग्स एंड रिकॉर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन शेड्यूल, रिकॉर्ड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड रिपेयर और ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमको कैलिब्रेशन करते समय रिक्वायर्ड होते हैं या जब भी हम कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगला क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, एक टर्म यूज की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट या क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए। इनकी चेकिंग के बिना या इनकी रिपोर्ट्स के बिना हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं जा सकता है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। यही नहीं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना ज़्यादा प्योर है, कितना ज़्यादा सेफ है पेशेंट्स के लिए। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं HPLC। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री की बात की जाए तो HPLC वो इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है। HPLC की रिपोर्ट्स के बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ड्रग जो है या कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में नहीं जा सकता है। इसीलिए जब भी HPLC का कैलिब्रेशन इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो काफ़ी सावधानी के साथ ये परफॉर्म किया जाता है। कोई भी ट्रेंड पर्सन जो होगा वही इसको परफॉर्म करेगा। ट्रेंड का मतलब एक्सपीरियंस पर्सन होगा, वही इसको परफॉर्म कर पाएगा। उसका रीज़न ये होता है कि अगर किसी एनालिस्ट की गलती की वजह से HPLC का कैलिब्रेशन फेल हो जाता है तो फिर वो रीकैलिब्रेशन पे जाएगा, जिससे कि काफ़ी समय तक इंस्ट्रूमेंट होल्ड पे जा सकता है। हो सकता है वो 10-7 दिन, मिनिमम 1 हफ्ता तो आप मान ही लीजिए
कि एक हफ्ते तक वो HPLC स्टैंड बाय पे चला जाएगा, उस पर हम किसी भी तरीके का एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इससे नुकसान ये होगा कि अब आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो सैंपल भेज रहा है QC के लिए, अब आपकी QC की स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि आपका एक HPLC स्टैंड बाय पे चला गया है, क्योंकि वो रिकैलिब्रेशन पे जा रहा है। इसीलिए कोशिश यही की जाती है कि जो भी एनालिस्ट HPLC को हैंडल करेगा कैलिब्रेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी गलती की वजह से कैलिब्रेशन फेल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान बहुत ही तरीके के साथ दिया जाता है। इसीलिए जब भी कैलिब्रेशन परफॉर्म करना होता है HPLC का, तो जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं वो उसी पर्सन को कैलिब्रेशन का काम देते हैं जो उनकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, और उनको एक तरीके से उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि ये पर्सन अगर कैलिब्रेशन परफॉर्म करेगा तो सही करेगा, इससे कोई गलती नहीं होगी। और अगर कैलिब्रेशन फेल भी हो जाता है तो इसमें गलती इंस्ट्रूमेंट की है, ना कि उस एनालिस्ट की। अगला क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू पूछा सकता है कि जो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट होता है उनको किन किन चैलेंजेस को फेस करना होता है, जरा इसके बारे में बताइए। तो इसका जवाब आपको ये देना है। जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट, खासकर ये प्रॉब्लम आती है या चैलेंजेस आते हैं उन इंडस्ट्रीज़ में जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनके पास प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर HPLC जितने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर वे में सही टाइम पे कैलिब्रेशन परफॉर्म करना, उनका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, उनको सही तरीके से उन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना, ये डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि हो सकता है कि इतने सारे मतलब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, उनके पास 50-50, 70-70 केवल HPLC होते हैं, GC भी इतने नंबर्स में होते हैं, UV भी होते हैं, FTIRs भी होते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हर एक दिन 2 दिन छोड़ के किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का उनको कैलिब्रेशन परफॉर्म कराना होता है और उनके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसके साथ में, कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट के साथ में। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट भी इससे मिलता जुलता है कि टाइम पे कैलिब्रेशन परफॉर्म कराना, और इससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सफ़र नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं डिस्कशन अभी इससे पहले भी कर चुका हूँ कि अगर सही टाइम पे कैलिब्रेशन परफॉर्म नहीं किया और डिले हो गया या कैलिब्रेशन फेल हो गया और इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टैंड बाय पे चला गया और इंस्ट्रूमेंट अब रिकैलिब्रेशन पे चला गया है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इफेक्ट होगा। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जितने भी सैंपल जो हैं वो QC में जाएंगे, तो वो सही बात है, उनका एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो अब स्टैंड बाय पे चला गया, उस पर आप एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो सीधी सी बात है QC की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही सफ़र करता है, उनको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट के सामने। साथ ही साथ जितने भी स्टैंडर्ड्स जो है वो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो भी प्योर रहें, उनका रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन हो, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर किसी भी तरीके का फॉरेन मटेरियल इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमेशा रिलायबल बने रहने चाहिए, उनके जितने भी रिजल्ट आए वो एक्यूरेट वो प्रिसाइज आने चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का डेविएशन हो रहा है तो उसको भी हैंडल करना, उनका प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर रिकैलिब्रेशन लिया जा रहा है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो उनके भी सही तरीके से डॉक्यूमेंट मेंटेन करना और उसको स्टोर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके अलावा जो अगला पॉइंट और जो अगला चैलेंज होता है वो होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि फार्मा इंडस्ट्री डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ को फॉलो करती है, CGMP, MHRA, US FDA। इन गाइडलाइंस में कभी कभी कई चेंजेस भी होते रहते हैं, तो उन चेंजेस को अपने वर्किंग में लाना और साथ ही साथ लोगों को भी उसके लिए ट्रेंड करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आपको हमेशा रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर कैलिब्रेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं, कोई रूल रेगुलेशन के अंदर चेंजेस आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन में कोई नया प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, कोई नई मेथड लॉन्च की गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको भी यूज़ करनी होगी और उसके लिए लोगों को ट्रेंड भी करना होगा और आपको भी सबसे पहले उसको सीखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ लोगों को ट्रेंड करना कैलिब्रेशन के लिए। देखिए होता ये है कि अगर इंडस्ट्री के अंदर नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं और पुराने लोग जब छोड़ के चले जाते हैं, तो नए लोगों को कैलिब्रेशन के लिए ट्रेंड करना, और कई बार तो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट वाले लोग ही खुद पहले कैलिब्रेशन परफॉर्म करके दिखाते हैं कि कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, और उसके बाद फिर वो जूनियर्स लोगों को कैलिब्रेशन परफॉर्म करने देते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कई बार कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर जो फ्रेशर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, वो वहाँ उस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। वहाँ पर उनको प्रॉपर वे में सिखाया जाता है कि कैलिब्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप किया जाता है, क्या क्या गलती हमको नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट को फिलअप करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है, कैसे जमा किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो उस ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है और इसको ऑर्गेनाइज जो है वो कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट करता है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है
कि जब कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में जब कई लोग सीनियर्स एक साथ रिज़ाइन दे देते हैं और जूनियर्स आ जाते हैं, तो उनको प्रॉपर वे में ट्रेन करना और उनसे कैलिब्रेशन करवाना और सही करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कैलिब्रेशन डिपार्टमेंट के सामने। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं। अगर कैलिब्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है जो मैंने नहीं बताया है बट वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे आप सजेशन दे सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।